नमस्कार बच्चों। आज मैं जिस पाठ को लेकर यहाँ उपस्थित हूँ वह है जाति प्रथा और श्रम विभाजन एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मैं विजय लक्ष्मी इसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सुप्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जो लेखक ने 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए भाषण के रूप में लिखा था। इस पाठ के 2 प्रकरण हैं। पहला जाति प्रथा और श्रम विभाजन और दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पाठ को जानने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात हैं। भारतीय संविधान को राष्ट्र ग्रंथ भी कहा जाता है। अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित कहते हैं निम्न वर्ग में, निम्न जाति में हुआ था, जिसके कारण इन्हें जीवन में कई बार शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। एक बार इनके स्कूल अध्यापक ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो इन्होंने कहा कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, मैं नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत जैसे भेदभाव को ख़त्म करूंगा। छुआछूत से तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें लोग अछूत मानते हैं, अर्थात जिनके हाथ का पानी पीना लोग पसंद नहीं करते, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है। जबकि वर्तमान समय में स्थिति बदल गई है। तो बाद में ये पढ़ने के लिए लंदन गए और वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब ये स्वदेश लौटे, अपने देश लौटे, तो इन्होंने सारा जीवन इसी संकल्प को पूरा करने में लगा दिया। लेखक ने इस पाठ में जातिवाद के आधार पर किया गया जो श्रम विभाजन है उसका विरोध किया है। अब ये जातिवाद है क्या? जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा के आधार पर हमारे समाज को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी जो ये जाति है, इनको अलग अलग वर्गों में जो बांटा गया है, इनका कार्य भी अलग अलग ही निर्धारित किया गया है। तो इसे ही जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन कहा गया है। लेकिन इस जातिवाद के आधार पर जो श्रम विभाजन किया गया है, इसमें क्या है कि कुछ जाति ऐसी हैं जिन्हें अच्छा काम करने की हिदायत दी गई है, जिन्हें अच्छे काम करने की अनुमति है, लेकिन कुछ जाति ऐसी हैं जिन्हें अच्छा या सम्माननीय कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो जो शूद्र जाति है वो इसी प्रकार की जाति है। शूद्र जाति के जो लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग शूद्र जाति के लोगों से कूड़ा उठाना, मैला ढोना, इस प्रकार के काम करवाते हैं। वर्तमान समय में स्थिति थोड़ी बदल गई है, लेकिन पुराने समय में जो उच्च वर्ग के, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो निम्न वर्ग या निम्न जाति के लोगों का शोषण किया करते थे। तो इसलिए इस पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर किए गए श्रम विभाजन का विरोध किया है। लेखक कहते हैं कि इस युग में कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं, अर्थात वे जातिवाद को अच्छा मानते हैं। वे मानते हैं कि कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है। जो जातिवाद के समर्थक हैं उनका मानना है कि यदि जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन किया जाए तो व्यक्ति कार्य करने में कुशल हो जाता है। परंतु लेखक को इस बात पर आपत्ति है। वह कहते हैं कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ
श्रमिक विभाजन भी करता है, अर्थात लोगों को आपस में बांट देता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, और अगर हम एक सभ्य समाज की कल्पना करते हैं तो उसके लिए श्रम का विभाजन बहुत आवश्यक है। परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, अर्थात ठीक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक विभाजन से तात्पर्य है कि जो मनुष्य हैं उन्हें अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं करने का मौका मिलता, और इसलिए इन वर्गों के आधार पर समाज में जो लोग हैं उच्च वर्ग के, वो निम्न वर्ग के लोगों को उभरने नहीं देते। तो क्या होता है कि एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, अर्थात इसमें मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं कर सकता, अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं करता। तो एक सक्षम समाज को, एक सभ्य समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के योग्य बनाए। पेशा कहते हैं व्यवसाय या काम, कि एक सक्षम समाज में ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सके। इसके विपरीत जाति प्रथा क्या है, वो मनुष्य को उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है, अर्थात मनुष्य को वही काम करना पड़ता है जो उसके माता पिता करते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने के लिए दोषी है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखे मरने लगते हैं। क्यों भूखे मरने लगते हैं? क्योंकि लोगों को अपना पेशा, अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है, अर्थात बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता, और इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख होता है। पूर्व लेख से तात्पर्य है कि मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसका जो पेशा है उसे निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी जाति के लोग जिस काम को करते हैं उसको भी उसी काम को करना होता है, और इसका परिणाम यह होता है कि लोग विवशता के साथ, मजबूरी के साथ अरुचिपूर्वक काम करते हैं, अर्थात उनकी काम करने में कोई रुचि नहीं होती। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं। टालू मानसिकता उन्हें कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो काम को टालते रहते हैं। वह काम को क्यों टालते रहते हैं? क्योंकि जो काम वो करते हैं वो उनकी रुचि के अनुसार नहीं है, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है। तो इसलिए उनका काम में दिल और दिमाग नहीं लगता। यह जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। लेखक ने इस पाठ में एक आदर्श समाज की भी कल्पना की है। आदर्श समाज से तात्पर्य है एक अच्छे समाज की कल्पना की है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता का भाव हो। स्वतंत्रता आज़ादी को कहते हैं, और समता समानता को कहते हैं, और भ्रातृता भाईचारे को कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि अगर समाज में भाईचारा होगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और लेखक का ये भी कहना है कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी अगर समाज में परिवर्तन हो तो वह तुरंत सब ओर फैल जाए।
ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में समभाग होना चाहिए, अर्थात सब लोगों का सभी कार्यों में सहयोग होना चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए और सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार से दूध और पानी को मिला देने पर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, तो लेखक कहते हैं कि भाईचारा उसी प्रकार का होना चाहिए। और लेखक ने ऐसे ही भाईचारे को लोकतंत्र का नाम दिया है। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभव के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन होता है, जिसमें सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं, समान सुविधाएं, समान अधिकार सबको प्राप्त होते हैं, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव भी होना चाहिए। सबको आवागमन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी को संपत्ति रखने और जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के अधिकार भी होने चाहिए। सभी लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दासता में जकड़ा जाता है। कहने का अभिप्राय है कि अगर मनुष्य को अपना काम करने की स्वतंत्रता न मिले तो वह एक तरह से गुलाम हो जाता है। और यह दासता, यह गुलामी केवल कानूनी तौर पर ही नहीं होती। यह जो गुलामी होती है, यह जो दासता होती है, यह वह भी होती है जब मनुष्य दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करता है, तो यह भी एक दासता होती है। और जाति प्रथा में अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के एक नारे में समता शब्द विवाद का विषय रहा है। तो जो समता के आलोचक हैं उनका कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। समता शब्द से क्या तात्पर्य है? समता से तात्पर्य समानता से है, अर्थात सभी मनुष्य जो हैं वो बराबर नहीं होते, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है, एक दिशा देने वाला विचार है। और मनुष्य की जो अक्षमता है, जो उसकी शक्ति है, वो 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो जो शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार हैं, यह दोनों मनुष्य के वश में नहीं है, यह जन्मजात होते हैं। क्योंकि मनुष्य का जिस जाति में, जिस वंश में जन्म हुआ है, वह उसकी इच्छा से नहीं हुआ, और जो उसको सामाजिक उत्तराधिकार प्राप्त हुए हैं वह भी जातिगत आधार पर जो श्रम विभाजन किया गया है उसके अनुरूप, उसके अनुसार ही प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी समाज उनके साथ समान व्यवहार नहीं करता। तो लेखक कहते हैं कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, कि यदि वह व्यक्ति प्रयत्न ही न करे समानता के, तो उसके साथ असमान व्यवहार करना ठीक होगा, परंतु उसमें भी सबको अपनी अक्षमता अर्थात शक्ति, अपनी सामर्थ्य को विकसित करने के पूरे अवसर देने चाहिए। लेखक मानते हैं कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए। इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को ही लाभ मिलेगा,
अर्थात उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। वास्तव में प्रयास यानी प्रयत्न मनुष्य के वश में है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। क्यों वश में नहीं है? क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं उनको समाज में सम्मान दिया जाता है और जो निम्न वर्ग के नीची जाति के लोग हैं उनको समाज में सम्मानीय स्थान नहीं दिया जाता। अतः वंश और सामाजिकता के आधार पर असमान व्यवहार करना अनुचित है। अनुचित का मतलब ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो समाज में समान अवसरों के साथ साथ समान व्यवहार का भी होना आवश्यक है। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, अर्थात उसका संबंध बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है। वह बहुत बड़ी जनसंख्या का नेता होता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और अक्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। उसके पास मौका नहीं होता, उसके पास समय नहीं होता। अतः उसके लिए यही व्यवहार्य सिद्धांत उपयोगी है। कौन सा व्यवहार्य सिद्धांत? समानता का, कि वह मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न करे। कहने का भाव है कि समाज के लोगों को दो वर्गों में विभाजित न करे, समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा न करे, सबके साथ वह समान व्यवहार करे। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए भी करते हैं क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उनके लिए संभव नहीं है। यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है। काल्पनिक वस्तु मतलब कल्पना की वस्तु है, क्योंकि लेखक एक आदर्श समाज की समानता की कल्पना करता है। फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग और उपाय है। अर्थात जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके लिए समानता का व्यवहार करना ही एकमात्र उपाय है, एक मार्ग है। अतः समता काल्पनिक जगत की वस्तु के साथ साथ व्यवहारिक और आवश्यक भी है। अर्थात कहने का भाव है कि कल्पना के साथ साथ इसको व्यवहार में लाना भी आवश्यक है, और समता ही किसी राजनेता के व्यवहार की कसौटी है। कसौटी कहते हैं जांच का आधार है, कि समता के द्वारा ही किसी राजनेता को जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि राजनेता किस प्रकार का है, उसके विचार कैसे हैं, जनता के प्रति उसके मन में कैसी भावना है। पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।